हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, जो कि आपको आने वाले जो है बिहार एसआई, यूपी एसआई, दिल्ली एसआई, एनटीपीसी, आपका बैंक, रेलवे, सभी में जो है आपको यह उपयोगी होगा। तो आप लोग जो बस मेरे साथ लगे रहिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों को जो है आपकी मंजिल तक लेकर जाऊंगी। तो आप लोग बस मेरे साथ लगे रहिए और आइए हम लोग जो है बिना वक्त गंवाए आज के इस सेट के पहले प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो 4 ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी, प्राकृत थी या पाली थी या मगधी थी या संस्कृत थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा, यानी गौतम बुद्ध जो है अपने अनुयायियों के साथ जो है पाली भाषा में संवाद करते थे, यानी उसके साथ जो है आपका पाली भाषा में जो है संवाद स्थापित करते थे। उन तक जो है अपने संदेश को जो यानी पहुंचाने का जो माध्यम था उनके अनुयायियों तक, उनके संदेश को वह पाली भाषा थी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि 12 जनवरी को, कि 1 अप्रैल को, कि 1 मई को, कि 1 दिसंबर को। तो दोस्तों विश्व जो है एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि विश्व एड्स दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है। तो कौन जो है रक्षा मंत्रालय के विभाग है, ये 4 ऑप्शंस में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो प्रथा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा वित्त विभाग। तो इसमें तो एक से ज़्यादा प्रश्न यानी ऑप्शन सही लग रहे हैं दोस्तों। इसके फॉन्ट को छोटा करते हैं हम लोग। तो ये कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी 3 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ए, बी और सी। यानी कि आपका जो ये प्रथा विभाग जो है और रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा वित्त विभाग जो है आपका, यह जो है आपका रक्षा मंत्रालय का विभाग है। यहाँ पे आपका दोस्तों रक्षा विभाग होगा, यानी ये जो है प्रथा विभाग ना हो करके यहाँ रक्षा विभाग होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी ए, बी और सी। मीन्स कि आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। तो ये तीनों विभाग जो है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और रक्षा वित्त विभाग जो है यह आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता है। तो ये आपका ये तीनों जो है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये विभाग आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो किसके द्वारा खोला जाएगा दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोच्चि, यानी कि कोच्चि में जो है आपका बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र जो है जो डिप्लोमेटिक स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, यह खोला जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2017 के ध्यानचंद पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम, यानी सैयद शाहिद हकीम को जो है 2017 का जो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में इसका जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल के विभाजन को जो है रद्द किया गया। दोस्तों लॉर्ड यानी 1905 में जो है आपका कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, यानी कि कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है आपका बंगाल के विभाजन को जो है 1911 में जो है दिल्ली दरबार के समय जो है रद्द किया गया था। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि अंतरिक्ष द्वारा जो भारतीय रॉकेट छोड़े गए हैं वो विश्व का जो है सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। तो उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों स्प्राइट्स, यानी स्प्राइट्स जो है भारतीय रॉकेट है जो कि विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। तो आपका स्प्राइट्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों, तो स्प्राइट्स इसका नाम है। और ये जो विश्व का आपका सबसे छोटा अंतरिक्ष यान जो स्प्राइट्स है उसको 23 जून जो है आपको 2017 को जो है आपको, यानी कि 23 जून 2017 को भारतीय रॉकेट PSLV द्वारा जो है सफलतापूर्वक जो है पृथ्वी के जो है निचले कक्ष में स्थापित किया गया था। और यह जो है दोस्तों मात्र यानी इसका वज़न केवल 4 ग्राम है। इस वजह से यह जो है यानी विश्व का जो है सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कहलाता है, यानी क्योंकि यह इसका 4 ग्राम मात्र वजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो भारत में पहली बार किसने जो आय को अनुमानित किया दोस्तों, तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पहली बार जो है भारत में वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल रट ही डालिए। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, राजीव गांधी को या खान अब्दुल गफ्फार खान को या लियाकत अली खान को या राम मनोहर लोहिया को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी फ्रंटियर गांधी जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए जो मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो है आपका राष्ट्रपति को जो है किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए जो मंत्रिमंडल को भेजने की जो है शक्ति प्रदान करता है। तो ये 44वें संशोधन में जो है यह व्यवस्था दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव महर्षि, यानी राजीव महर्षि को जो है भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो किन दो देशों के मध्य है, 4 ऑप्शन में बताना है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य है, क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मध्य है, या चीन भारत के मध्य है, या भारत बांग्लादेश के मध्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत पाकिस्तान के मध्य जो है आपका ये सर क्रीक विवाद जो है
है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादों का यानी कोई अंत नहीं है। पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ नया जो है कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता है। तो इसकी वजह से जो है आप यानी उसी की लिस्ट में जो है ये एक जो सर्किट विवाद है, यह भी जो है भारत पाकिस्तान के ही बीच जो है यानी इसके ही मध्य यह विवाद है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय लेने वाला देश जो है आपका फ्रांस है दोस्तों। यानी फ्रांस ने यह निर्णय लिया है कि 2040 तक जो है आपका यानी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। तो कौन सा मोबाइल ऐप जो है दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सॉरी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन का हेर फेर है। तो आपका यानी कि आरंभ जो है यानी जो मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के हेतु, तो वह ऐप का नाम आरंभ है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल को जो है यूएनए द्वारा यानी यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो प्रकाशन है जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है, चार ऑप्शंस में हमें बताना है दोस्तों। तो नांगल जो है आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह नांगल जो है दोस्तों यह जो है पंजाब के आपके रूपनगर ज़िले में स्थित है। तो यह उर्वरक के लिए जो है जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है आपका सर्वाधिक रहा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपका भारत में जो है आपका सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह आपका केरल का है। और केरल का जो है आपका 1084 लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। तो चूँकि यहाँ केरल ऑप्शन में नहीं है तो द्वितीय स्थान पे जो होगा हम लोग उसको आंसर के रूप में चुनेंगे। तो द्वितीय स्थान पर जो है आपका तमिलनाडु है दोस्तों। तो यहाँ पर चूँकि तमिलनाडु है ऑप्शन में तो हम लोग तमिलनाडु को ही जो है आंसर के रूप में चुनेंगे, क्योंकि केरल तो यहाँ है नहीं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी तमिलनाडु जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट जो है किस द्वीप में है। तो लूसी जो है दुनिया का सबसे जो है
यानी कि आपका बड़ा यानी कि बड़ा ज्वालामुखी है, तो यह दुनिया के किस जो है आपके द्वीप में है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि लूसी जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वह जो है इंडोनेशिया में स्थित है। और इसे जो है दोस्तों यानी ये जो लूसी ज्वालामुखी है दोस्तों, इसे जो है कीचड़ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। कीचड़ ज्वालामुखी से इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है उद्गार जो है आपका यानी कि 2006 में जो है इसमें विस्फोट हुआ था, उद्गार हुआ था, और तब से जो है इससे कीचड़ जो निकलना आरंभ हुआ, तो वह कीचड़ अब तक बंद नहीं हुआ है निकलना। और यानी कि ये जो है आपका यानी जब यह इसमें विस्फोट हुआ था तो यह प्रतिदिन जो है आपको 1,80,000 जो है आपका यानी कि मीटर कीचड़ उगलने के कारण जो है इसको जो है कीचड़ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और इस अब तक जो है दोस्तों इसमें से जो कीचड़ उगलना इस ज्वालामुखी ने अब तक बंद नहीं किया है। आज जिस समय इसमें विस्फोट हुआ था तो लगभग 60,000 लोग जो है मारे गए थे। तो ये आपका जो लूसी है ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी दोस्तों, तो स्त्री शिक्षा तो प्रार्थना समाज की मांग थी, विधवा पुनर्विवाह भी मांग थी, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। बाकी अस्पृश्यता की समाप्ति भी प्रार्थना समाज की मांग थी। तो ये ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा, यानी कि लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना जो है आपका प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। और दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में डॉक्टर जो है आत्माराम पांडु रंग के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो है लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो भारत के लिए जो है आपका यानी कि जो पहला यानी अमेरिका के कच्चे तेल का पहला जो नौभरण शिपमेंट है वह जो है आपका किस बंदरगाह पे पहुंचा है, यह पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पारादीप बंदरगाह, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। 4 ऑप्शंस में हमें ये बताना है दोस्तों। तो रामनाथ कोविंद जो है आपके कौन से नंबर के बने हैं, तो ये आपके 14वें नंबर के जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि रामनाथ कोविंद जी जो है आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न जो है आपको मिलान करना वाला है। तो हम लोग जो है फ़ॉन्ट को छोटा करते हैं। तो पहला है यानी कि आपका स्थान है और यानी सिंधु स्थल है, और फिर वो कहाँ किस स्थान से संबंधित है यह पूछा जा रहा है। तो आपका पहला है राजस्थान, फिर पंजाब, कालीबंगा। यहाँ ऑप्शंस उल्टा पुल्टा है दोस्तों, 1 मिनट। ऑप्शंस कुछ उल्टा पुल्टा था दोस्तों, चलिए हम लोग अब सही कर लिए हैं। तो हम लोग जो है ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या है, यानी स्थान में आपका क्या है और जो स्थल है उसमें क्या है। तो आपका पहला है राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ से है, फिर दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, चौथा है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, यानी इसको जो मिलाना है, इसका मिलान का सही क्रम क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो इसका मिलान का आपका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1।
यानी कि ए का 4 यानी राजस्थान जो है आपका कालीबंगा में है। फिर जो है आपका बी का 3 है, तो बी का 3 यानी कि हरियाणा जो है आपका यानी राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। फिर आपका है सी का 2 यानी पंजाब जो है आपका यानी रोपड़ जो है आपका पंजाब में है। और गुजरात जो है आपका लोथल यानी लोथल जो है आपका गुजरात में है। लोथल आपका एक बंदरगाह था यानी सभ्यता जो है आपका यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका यह एक बंदरगाह के रूप में जो है लोथल यानी इस्तेमाल होता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका उद्देशिका के बारे में सही बताया गया है। तो आइए हम लोग फ़ॉन्ट को छोटा करते हैं। तो इसका पहला जो है यानी इसका उत्तर आपका हो जाएगा कूट वाला है दोस्तों यह प्रश्न। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, केवल ए और सी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए और सी में क्या है। तो यानी कि ए में है आपका कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, यानी उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय पहला हो गया आपका। दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और उद्देशिका जो है उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आपका ए और सी ही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा कथन 4 ऑप्शंस में बताना है सही नहीं है दोस्तों पेटेंट के संबंध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यानी पहले तो हम लोग इसका फ़ॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ऑप्शंस जो है बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है इसमें। तो आपका पहला है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा है वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तो यही जो है आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन कि वह जो है अनंत समय के लिए किया जाता है। बाकी सब जो है इसका यानी डी जो है पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये आपका ए, बी और डी जो सही है, सिर्फ सी है जो आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो यानी किन किन जगह से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक यानी अंतिम छोर तक पहुंचती है। तो वह इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों सीमा पार बहने वाली नदी है जो 3 देशों चीन, भारत एवं बांग्लादेश से जो है होकर प्रवाहित होती है। यह जो है यारलुंग सांगपो नदी के रूप में तिब्बत यानी तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और यह जो आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसके बाद यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है यह भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद वह भारत में प्रवेश करने के बाद जो है इसे दिहांग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में असम घाटी से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित
होकर जो है यानी प्रवाहित होती है। जमुना के रूप में जो है बांग्लादेश से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी बांग्लादेश में से जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है आपका चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर जो है गुजरती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता, यह सबको पता होगा दोस्तों। चीन भी लगता है, वर्मा भी लगता है और भूटान भी लगता है। ये ताइवान है जो आपका भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है आपका यानी आंद्रे अजोवे जो है आपका यूनेस्को के जो है डायरेक्टर जनरल है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि किस राजनीतिक ने जो है आपका द कोलिशन ईयर्स 1996 से आपका यानी 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रणब मुखर्जी, यानी कि इस पुस्तक को लिखने वाले जो है प्रणब मुखर्जी है, जो कि आपके यानी कि राष्ट्रपति है। तो आपका इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाए। और यह जो पुस्तक है दोस्तों, यह जो है यानी पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा है और आत्मकथा का यह तीसरा पार्ट है। तो इसके पहले भी 2 पार्ट जो है लिखे जा चुके हैं। तो यह जो है आपका तीसरा पार्ट है प्रणब मुखर्जी के यानी कि आत्मकथा का। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।